आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको इतिहास के गलियारों में ले जाएगी। एक ऐसी कहानी जो दिल्ली की सल्तनत के पन्ने पलट देगी और एक ऐसे वंश की दास्तां सुनाएंगे जिसने लगभग 75 सालों तक हिंदुस्तान पर राज किया। हम बात कर रहे हैं लोधी वंश की। सोचिए 15वीं सदी, दिल्ली की ज़मीन हर करवट के साथ एक नए शासक की राह देख रही थी। सैयद वंश अपने अंतिम सांसें ले रहा था और अराजकता का अंधेरा छा रहा था। ऐसे में एक अफगान सरदार, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी दूरदर्शिता और पराक्रम से इतिहास का रुख मोड़ दिया, सामने आता है। उसका नाम बेलोल लोधी। बेलोल लोधी वो नाम है जिसने 1451 में दिल्ली की गद्दी संभाली और लोधी वंश की नींव रखी। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था। दिल्ली सल्तनत जो तैमूर के आक्रमण से बुरी तरह टूट चुकी थी, अब छोटे छोटे राज्यों में बिखर चुकी थी। बंगाल, गुजरात, मालवा, जौनपुर, हर कोई अपनी अपनी सल्तनत का बादशाह था। बेलोल के सामने चुनौती थी इन बिखरे हुए मोतियों को एक माला में पिरोना। बेलोल एक साधारण व्यक्ति थे। वो अफगानों के बीच बराबरी का व्यवहार करते थे। वो सिंहासन पर नहीं बैठते थे, बल्कि अपने सरदारों के साथ कालीन पर बैठना पसंद करते थे। यह उनकी विनम्रता थी जिसने उन्हें अपने अफगान सरदारों को विश्वास दिलाया, और इस विश्वास के दम पर ही बेलोल ने दिल्ली सल्तनत को फिर से एकजुट करने का मुश्किल काम शुरू किया। उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी जौनपुर की शक्तिशाली सल्तनत। जौनपुर, जिसे पूर्व का शिराज कहा जाता है, विद्या और कला का केंद्र था। लेकिन सक्रिय शासक महमूद शाह दिल्ली पर कब्जा करना चाहते थे। बेलोल और सक्रिय शासकों के बीच लगभग 26 सालों तक संघर्ष चलता रहा। सोचिए, पीढ़ियों तक चलने वाला ये युद्ध। लेकिन बेलोल ने हार नहीं मानी। अपनी कुशल राजनीति और अटूट धैर्य के साथ उन्होंने आखिरकार 1479 एडी में जौनपुर को दिल्ली सल्तनत से मिला लिया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। दिल्ली सल्तनत ने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा का एक बड़ा हिस्सा वापस पा लिया था। बेलोल ने ग्वालियर, संभल और मेवात जैसे कई छोटे राज्यों को भी अपने अधीन किया। उनके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत फिर से एक मजबूत शासक के रूप में उभरने लगी। बेलोल ने सिर्फ युद्ध नहीं जीते, उन्होंने एक प्रशासन की नींव भी रखी। उन्होंने व्यापार को बढ़ावा दिया और शांति स्थापित की। उनका लक्ष्य था अपनी सल्तनत को आर्थिक रूप से मजबूत करना। 1489 एडी में जब बेलोल लोधी का निधन हुआ तो उन्होंने अपने बेटे सिकंदर लोधी के लिए एक अपेक्षाकृत स्थिर और विस्तारित साम्राज्य छोड़ा था। अब बात करते हैं सिकंदर लोधी की। 1489 में पिता के निधन के बाद सिकंदर लोधी ने गद्दी संभाली और यकीनन वो लोधी वंश के सबसे महान शासक में से एक साबित हुए। सिकंदर एक विद्वान, एक कवि और एक कुशल प्रशासक थे। उन्होंने अपने पिता की विरासत को न केवल संभाला बल्कि उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सिकंदर लोधी ने अपने राजधानी दिल्ली से आगरा बनाई। जी हाँ, आज का आगरा शहर, जिसे हम ताजमहल के लिए जानते हैं, उसकी नींव सिकंदर लोधी ने 1504 में रखी थी। क्या आप जानते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया? आगरा की राजनीतिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। यह राजस्थान और मालवा के राज्य के करीब था, जिससे उन पर नियंत्रण रखना आसान हो गया। इसके अलावा आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित था, जो व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग था। सिकंदर लोधी सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे एक सुधारक भी थे। उन्होंने भूमि माप के लिए एक नई इकाई लाई, गज सिकंदरी। इससे कृषि भूमि का उचित मूल्यांकन और कर संग्रह में पारदर्शिता आई। सोचिए, उस समय में भी उन्होंने इतनी बारीकी से प्रशासन पर ध्यान दिया। सिकंदर लोधी एक कवि भी थे। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखते थे। यह दर्शाता है कि वे सिर्फ तलवार के धनी नहीं थे, बल्कि कला और साहित्य के भी संरक्षक थे। उनके दरबार में विद्वानों और कवियों का सम्मान किया जाता था। उन्होंने संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी करवाया। उनके शासनकाल में व्यापार फला फूला, सड़कों को सुरक्षित बनाया गया, जिससे व्यापारियों को आसानी हुई। उन्होंने न्याय व्यवस्था को मजबूत किया और गरीबों की मदद के लिए कदम उठाए। कहा जाता है कि सिकंदर लोधी के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत ने एक प्रकार का स्वर्ण युग देखा। लेकिन क्या ये स्वर्ण युग हमेशा के लिए था? हर साम्राज्य की एक चोटी होती है और उसके बाद एक ढलान।
सिकंदर लोदी का साम्राज्य अपने चरम पर था, लेकिन भविष्य के गर्भ में कुछ और ही लिखा था। एक ऐसी चुनौती जो लोदी वंश की अंतिम परीक्षा बनने वाली थी। सिकंदर लोदी के बाद 1517 एडी में उनके पुत्र इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठे। इब्राहिम लोदी एक महत्वाकांक्षी शासक थे, लेकिन उनमें अपने पिता जैसी दूरदर्शिता और सामंजस्य की कमी थी। उन्होंने अफगान सरदारों के साथ सख्त रवैया अपनाया, जिससे उनमें असंतोष फैल गया। अफगान सरदार जो बैलोल के समय से ही समानता और सम्मान के आदी थे, इब्राहिम के व्यवहार से नाखुश थे। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता महसूस की और केंद्रीय सत्ता के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी और मेवाड़ के राणा सांगा जैसे शक्तिशाली शासक इब्राहिम के खिलाफ उतर गए। इसी समय उत्तर पश्चिम से एक नया खतरा उभर रहा था। काबुल का शासक बाबर भारत की धन संपदा से आकर्षित था। उसे दौलत खान लोदी और राणा सांगा ने भारत पर आक्रमण करने के लिए न्योता दिया। यह निमंत्रण लोदी वंश के लिए एक मौत का फरमान साबित हुआ। 1526 एडी, वो साल जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। पानीपत की वो भीषण भूमि जहां इब्राहिम लोदी और बाबर की सेनाएं आमने सामने थी। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में कई अधिक थी, लेकिन बाबर के पास कुछ ऐसा था जो भारतीय शासकों के लिए नया था, तोपें। पानीपत का पहला युद्ध, यह सिर्फ दो सेनाओं के बीच का युद्ध नहीं था, यह दो अलग अलग युद्ध शैलियों का टकराव था। बाबर की तोपों ने इब्राहिम की बड़ी सेनाओं में तबाही मचा दी। हथियारों पर आधारित पारंपरिक भारतीय सेना तोपों के सामने असहाय थी। इब्राहिम लोदी ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। वह युद्ध के मैदान में ही हार गया और मारा गया। एक शासक के लिए यह सम्मानजनक मृत्यु थी, लेकिन लोदी वंश के लिए यह अंत था। पानीपत के युद्ध ने न केवल इब्राहिम लोदी को हराया, बल्कि इसने दिल्ली सल्तनत के 320 साल के शासन का भी अंत कर दिया, और इसी तरह दिल्ली की सल्तनत का अध्याय समाप्त हुआ और एक नए विशाल साम्राज्य का उदय हुआ, मुगल साम्राज्य। बाबर ने भारत में नए युग की शुरुआत की, जिसने अगले 300 सालों तक हिंदुस्तान पर राज किया। तो दोस्तों, लोदी वंश की ये कहानी सिर्फ एक साम्राज्य के उत्थान और पतन की कहानी नहीं है। यह कहानी है बैलोल लोदी के धैर्य, सिकंदर लोदी की दूरदर्शिता और इब्राहिम लोदी की गलती की। यह कहानी है उस दिल्ली की जिसने सदियों तक अनगिनत शासकों को देखा। लोदी वंश ने दिल्ली सल्तनत को एक आखिरी मौका दिया, एक मजबूत वापसी का। उन्होंने वास्तुकला में अपना योगदान दिया, प्रशासन में सुधार किए और व्यापार को बढ़ावा दिया। भले ही उनका शासनकाल तुलनात्मक रूप से छोटा था, लेकिन उन्होंने भारत के इतिहास पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। उम्मीद है आपको यह ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई होगी। इतिहास सिर्फ तारीखें और नाम नहीं होता, यह कहानियाँ हैं, सबक है, और ये हमें बताते हैं कि कैसे साम्राज्यों का उदय होता है और कैसे वे ढल जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही और भी दिलचस्प ऐतिहासिक कहानियाँ लाते रहेंगे। अगली बार तक अलविदा।